बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 है इसका। क्वेश्चन है बी एंड कंपनी, ठीक है, ये एक नेम है, एक पार्टी नेम बी एंड कंपनी सेल्स गुड्स टू पी फॉर ₹6,000। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का एक पार्ट है यहाँ तक कि बी एंड कंपनी ने सेल की है पी को 6,000 रुपये की। ठीक है, कैश का जिक्र नहीं है, इट्स मीन्स ये क्रेडिट पे है। आगे एंड ड्रॉज ए बिल फॉर 4 मंथ्स। ठीक है, बिल ड्रॉ किया है, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बी एंड कंपनी ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है और पी ने उसे एक्सेप्ट किया है। लिख रहा है पी एक्सेप्ट्स द बिल एंड रिटर्न इट टू बी एंड कंपनी। उसने एक्सेप्ट कर लिया है और बी एंड कंपनी को रिटर्न कर दिया है। उसके बाद अच्छा, ये जो रेड हाईलाइट है ये इसका दूसरा पार्ट है, मतलब दूसरी एंट्री इसकी। उसके बाद कह रहा है शो व्हाट एंट्रीज शुड बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ बी एंड कंपनी। ठीक है, कि बी एंड कंपनी के अकाउंट की सिर्फ वो कह रहा है कि इसमें एंट्रीज आपने करनी है। हालांकि इसमें पी भी इन्वॉल्व है। नीचे अगर चले जाएं तो और भी अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि ए कह रहा है कि इफ़ दे रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट एंड देन रियलाइज्ड ऑन मेच्योरिटी। इसका मतलब है कि बिल ऑफ एक्सचेंज अपने पास रखता है, वो उसे सेल आउट नहीं करता, जिसे हम कहते हैं कि इंडोर्जी बना दिया। किसी को उसका इंडोर्जी नहीं बनाता, अपने पास ही रखता है, और जब मेच्योरिटी डेट आती है तो वो पी को ये दे के उससे पेमेंट ले लेता है। तब उसकी एंट्री क्या करेंगे? बी है इफ़ दे डिस्काउंटेड द बिल विद देयर बैंकर फॉर ₹5,880। ठीक है, कि अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को दे देता है, इंडोर्जी बैंक को बना देता है, बैंक अपना कमीशन काट लेता है 120 रुपये और क्या करता है 5,880 रुपये बी एंड कंपनी को दे देता है। ठीक है, तब एंट्री क्या होगी इसे देख लेते हैं। सी कह रहा है, सी में वो कह रहा है कि इफ़ दे इंडोर्स द बिल टू देयर क्रेडिटर एम एंड कंपनी, ठीक है, इन सेटलमेंट ऑफ डेट, कि बी एंड कंपनी ने उधार पे परचेज़ की है, किससे? एम एंड कंपनी से। वो कह रहा है कि अगर ये इंडोर्स कर देता है यही बिल ऑफ एक्सचेंज एम एंड कंपनी को, कि बी एंड कंपनी ने एम एंड कंपनी की पेमेंट देनी है, अब वो पैसे नहीं है, उसकी बजाय उसके बिल दे देता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, कि भाई ये आप पी से जाके पैसे ले लेना। तब इसकी एंट्री क्या करेंगे? एंट्री कहाँ पे करनी है? बी एंड कंपनी के अकाउंट में सिर्फ दिखानी है, अदर्स जो हैं उनके अकाउंट में एंट्री नहीं दिखानी। डी में कह रहा है इफ़ दे सेंट द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। अगर वो बिल जो है बैंक को देता है, कलेक्शन के लिए बैंक में भेजता है। अभी बैंक उसकी पेमेंट नहीं कर रहा, पेमेंट का यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहे, क्योंकि बैंक जब पेमेंट करता है तो पेमेंट इसी तरह से करता है जैसे बी में किया उसने, डिस्काउंटेड। बैंक अपना कमीशन रखता है, जो बैंक की इनकम होती है उसी पे बैंक चल रहा होता है इन्हीं चीज़ों पे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे सिर्फ कलेक्शन का कहा गया है। तो ये इसे हम किस तरह से करेंगे, इसे शुरू करते हैं वन बाय वन। पहला जो है पार्ट उसे देख लें कि ये जो है बी में इसकी एंट्री करनी है कि बी ने सेल की है पी को 6,000 की। डेट इस क्वेश्चन में नहीं देगी तो हम डेट यहाँ पे नहीं डालेंगे, उसकी मैंने स्पेस छोड़ दी है। तो यहाँ पे बी सेल कर रहा है पी को, तो पी इसका बन जाएगा डेटर। बी एंड कंपनी ने पी को सेल की, पी डेटर बन गया, 6,000 के साथ डेबिट कर दिया कि बी एंड कंपनी ने अब पी से 6,000 लेना है। किसके अगेंस्ट? सेल्स की है इसने। सेल जब इंक्रीज़ होती है तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं। सेल को क्रेडिट कर दिया है तो यहाँ पे आप नरेशन दे देंगे सेल्स ऑन क्रेडिट टू पी को उधार पे सेल की है, यही एंट्री करनी है। पी के अकाउंट में जाके हमने नहीं दिखानी, क्योंकि क्वेश्चन में ये वो नहीं कहा गया। जितना क्वेश्चन है आप उसी को करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर वो कर भी दे तो आप उसकी एंट्री क्या डालेंगे। जाहिर बात है कि पी की वो परचेज़ होगी तो पी परचेज़ अकाउंट को डेबिट करके बी एंड कंपनी को क्रेडिट कर देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तक हमने ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है, जो ये ब्लैक हाईलाइटेड है, बी एंड कंपनी सेल्स गुड्स टू पी फॉर ₹6,000, इसकी एंट्री हमने यहाँ पे कर ली है। पी को डेबिट कर दिया है, सेल्स को क्रेडिट कर दिया है,
और नरेशन दे दी है सेल्स ऑन क्रेडिट टू पी। ये हो गया। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, जो ये रेड हाईलाइट मैंने किया हुआ है, इसमें है एंड ड्रॉस ए बिल। बिल ड्रा कौन कर रहा है? जो सेलर होता है, जो सेल कर रहा होता है, उसने बिल ड्रा किया है बी एंड कंपनी ने फॉर 4 मंथ्स, 4 महीनों के लिए कि भाई 4 महीने बाद आप मुझे इसकी पेमेंट करें। पी ने एक्सेप्ट कर लिया उस बिल को और रिटर्न कर दिया बी एंड कंपनी को। अब इसकी एंट्री डालनी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी एंट्री होगी बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल को ये 6000 से डेबिट कर देगा और क्रेडिट किसे करेगा? पी के। पी जो है पहले इसने पैसे लेने थे पी से, अब ये बिल रिसीवेबल के पैसे लेगा क्योंकि बिल ये किसी को सेल भी कर सकता है। पहले पी था इसका एसेट, रिसीवेबल जो होता है वो एसेट ही होता है। अब पी की बजाय उसने एसेट बना लिया है बिल रिसीवेबल को, ठीक है। बिल रिसीवेबल भी करंट एसेट है और पी भी करंट एसेट था, एक एसेट को कम कर दिया है ऑफ, ठीक है ना। तो पहले डेबिट था, क्रेडिट किया है तो ये ज़ीरो हो जाएगा पी का बैलेंस, और बिल रिसीवेबल ये स्टैंड कर गया। अब 6000 के साथ इसे इसने डेबिट कर दिया। यहाँ पे लिख देगा बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय पी। बिल ड्रॉ किया और पी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ये एंट्री यहाँ तक हो गई। अदर्स अकाउंट में हमने दिखाने नहीं है, उसने सिर्फ बी एंड कंपनी की ही बात की है कि शो द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी एंड कंपनी, ठीक है। यहाँ तक एंट्रीज हमने कर ली है। उसके बाद आ जाएगा, अच्छा जी, अब ये पार्ट हैं जो इसके 4 हिस्से हैं, ए बी सी एंड डी। अब ए को सोल्व कर लेते हैं, 1 बाय 1 हम करते हैं। यहाँ पे देखें, ए को मैं करता हूँ। ए को कह रहा है कि इफ़ दे रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट एंड देन रियलाइज ऑन मैच्योरिटी, ठीक है। वो 4 महीने तक इस बिल को अपने पास रखेगा, 4 महीने बाद जाके पी को प्रेजेंट करेगा। पी ने एक्सेप्ट किया था ना बिल, पी बायर है, ठीक है। पी को प्रेजेंट करेगा और पी इसकी पेमेंट कर देता है, ठीक है। तब क्या एंट्री पास करेंगे? तब क्या होगा? डेबिट क्या होगा? पेमेंट जो कैश वो रिसीव कर रहा है, कैश को आप डेबिट कर देंगे। और पेमेंट आ किससे रही है? पी से, लेकिन हम पी को नहीं करेंगे क्योंकि पेमेंट आ रही है बिल की, ठीक है। पी को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पेमेंट आ रही है बिल की पेमेंट है, उसे बिल दे दिया था हमने, तो ये जो था बिल रिसीवेबल मेरा ये डेबिट हो गया था। अब इस बिल की पेमेंट आ रही है, ठीक है। तो आपने बिल रिसीवेबल को अब क्रेडिट करना है कि जो बिल रिसीवेबल था अब रिसीवेबल नहीं रहा, अब ये पेमेंट रिसीव हो चुकी है, ठीक है। तो अब बिल रिसीवेबल नहीं रहा, हो गया बिल, कैश को हमने डेबिट कर दिया। ये कैश बता रहा है कि हमें पेमेंट आ चुकी है। तो यहाँ पे आप नरेशन दे देंगे बिल ऑनर्ड ऑब्लिक पेमेंट रिसीव्ड, ठीक है। समझ आ जाएगी आपको नरेशन से कि पेमेंट रिसीव हो चुकी है हमें। ये जो क्वेश्चन है इसे हमने सॉल्व कर लिया कि मैच्योरिटी डेट पे बिल प्रेजेंट किया और उसकी पेमेंट हो गई एज पर क्वेश्चन। सेकंड जो है बी, इसमें कह रहा है इफ़ दे डिस्काउंटेड द बिल विद देयर बैंकर फॉर ₹5880। देखें टोटल अमाउंट थी 6000 का बिल था, ठीक है। अब अगर वो ये बिल बैंक को देता है, बैंक डिस्काउंट जो है ये क्यों यूज़ होता है लफ्ज़? इसलिए होता है कि बैंक ने अपना कमीशन रखना होता है। अगर बैंक को आज आप बिल दे दें, उसे कहेंगे भाई 4 महीने बाद पेमेंट आपको मिलनी है, तो बैंक कहेगा भाई मैं पूरी पेमेंट आपको क्यों, तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो फिर वो कहता है कि मैं इतना कमीशन लूँगा। वो जो कमीशन होता है वो बैंक की इनकम होती है और आपके लिए, कंपनी के लिए वो एक्सपेंस हो जाता है, ठीक है। और उसकी एंट्री आपने करनी है। बी एंड कंपनी के अकाउंट में हमने उसकी एंट्री डालनी है। तो बैंक क्या करेगा? बैंक जो है इसके अकाउंट को बढ़ा देगा। तो बी एंड कंपनी का बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। यहाँ पे ये बैंक को डेबिट कर देगा। डेबिट कितनी अमाउंट के साथ करेगा? 5880 के साथ करेगा, क्योंकि बैंक उसे पूरी अमाउंट नहीं देगा, बैंक अपना कमीशन रखेगा। तो बी एंड कंपनी का जो बैंक बैलेंस है वो 5880 रुपये से इंक्रीज़ कर जाएगा और साथ में
डिस्काउंट जो है ये इंक्रीज़ करेगा। डिस्काउंट जो है इसकी टाइप क्या होगी, एक्सपेंस। एक्सपेंस इसका इंक्रीज़ कर जाएगा, अकाउंट का नेम होगा डिस्काउंट, लेकिन ये कैटेगरी क्या होगी, एक्सपेंस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस में जाके ऐड हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे 120, 120 का डिस्काउंट है, इसे टोटल करें तो 6000 बन जाता है, 5880 और 120। ठीक है, यहाँ पे अब क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट यहाँ पे बिल रिसीवेबल्स। आप सोच रहे होंगे कि यार बिल रिसीवेबल को ऑलरेडी हम क्रेडिट कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन ये एंट्रीज की हद तक है, बार बार जाहिरी बात है नहीं करना अगर एज पर एक्चुअल आप एंट्रीज कर रहे हों। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन में उसने मल्टीपल एंट्रीज पूछी हैं सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को देखने के लिए। इन चीज़ों पे आपने नहीं जाना, आपने एज पर क्वेश्चन जो है उसकी एंट्री कंप्लीट कर देनी है। ठीक है, कि जाहिरी बात है अगर बैंक से हम पेमेंट ले रहे हैं तो किसके अगेंस्ट ले रहे हैं, बिल के अगेंस्ट। बिल रिसीवेबल था, जब बिल रिसीवेबल होता है तो तब हम उसे डेबिट करते हैं। अब बिल की पेमेंट आ गई है तो उसी बिल रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर देंगे, 6000 के साथ बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे बी एंड कंपनी के अकाउंट में। ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पे आप एंट्री दे देंगे बिल इंडोर्स टू बैंक ऑन डिस्काउंट। ठीक है, बैंक को ये बिल इंडोर्स कर दी है, ठीक है, ऑन डिस्काउंट पर, जिससे पता भी चल जाएगा कि आपको पेमेंट भी मिल गई है और आपके बैंक ने डिस्काउंट लिया है। ठीक है ना, वो आपके लिए एक्सपेंस है और बैंक के लिए वो इनकम होती है। हमने बैंक के अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं शो करवानी क्योंकि क्वेश्चन में उसका नहीं कहा गया। क्वेश्चन में सिर्फ बी एंड कंपनी की बात हो रही है तो हमने वो कर दिया है। यहाँ पे जो है ये एंट्रीज बी की थी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ए को भी सॉल्व कर लिया हमने और बी पार्ट जो है इसे भी हमने कर लिया। अब सी की बारी आती है, तो सी में वो कह रहा है इफ़ दे इंडोर्स्ड अ बिल टू देयर क्रेडिटर एम एंड कंपनी इन सेटलमेंट ऑफ डेट। ठीक है, मीन्स के बी एंड कंपनी ने उधार पे परचेज़ की थी एम एंड कंपनी को, एम एंड कंपनी के इसने पैसे देने हैं, उसका क्रेडिटर है बी एंड कंपनी का, क्रेडिटर है एम एंड कंपनी। अब वो उसे बिल दे देता है, उसकी सेटलमेंट हमने उसकी एंट्री करनी। इट्स मीन्स कि उसका पहले हमने अकाउंट को क्या किया होगा कि जब उसे परचेज़ की होगी तो परचेज़ अकाउंट बी एंड कंपनी का डेबिट हुआ होगा और एम एंड कंपनी को क्रेडिट किया होगा। अब उसे बिल दे रहे हैं तो अब क्या एंट्री डालेंगे उसे देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या एंट्री डालनी है सी की, यहाँ पे सी कर देता हूँ मैं। ठीक है, और देखें एम एंड कंपनी पहले क्रेडिट किया था, अब इसे पेमेंट कर रहे हैं तो एम एंड कंपनी को आप बिल दे रहे हैं ना, तो एम एंड कंपनी को डेबिट कर देंगे। ठीक है, कितनी अमाउंट के साथ, 6000 का आपके पास बिल है, और क्रेडिट किसे करेंगे, बिल रिसीवेबल को। देखें बार बार बिल रिसीवेबल आ रहा है, हालांकि आपके पास मज़ीद नहीं है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन को सिर्फ पूछ रहा है कि इसकी ट्रांजैक्शन क्या होनी है, आपने वो पास कर देनी है। ट्रांजैक्शन यहाँ पे बिल दे रहे हैं उसे तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, जब आप ले रहे होते हैं तो डेबिट हो जाता है, जब आप किसी को बिल दे रहे होते हैं बिल रिसीवेबल तो वो क्रेडिट आप उसे कर देते हैं। एम एंड कंपनी को आपने पेमेंट कर दी, उसके अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया, अब इसका अकाउंट नील हो जाएगा एम एंड कंपनी का। ठीक है, और बिल रिसीवेबल जो है आपने इसे क्रेडिट कर दिया है, बिल आपने उसे दे दिया है। तो यहाँ पे आप नरेशन दे देंगे बिल इंडोर्स टू एम एंड कंपनी। ठीक है, अगेंस्ट बैलेंस लिखते हैं, बैलेंस के अगेंस्ट आपने उसे बिल दे दिया। तो ये जो है क्वेश्चंस का सी पार्ट ये भी हमने कर लिया। इसके बाद आ जाता है इसका डी पार्ट। डी में क्या कह रहा है, इफ़ दे सेंट द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे वो ये नहीं कह रहा कि पेमेंट भी ले ली है बैंक से, जस्ट बिल सेंड किया है बैंक को। ठीक है, और बैंक जो है पेमेंट कब करेगा, मे भी हम उसे कह रहे हैं कि यार मेच्योरिटी भी कर देना जाके पेमेंट, अभी पेमेंट, अब क्योंकि इसमें डिस्काउंट की बात नहीं हो रही,
डिस्काउंट की बात नहीं हो रही तो बैंक हमें अभी पेमेंट ही नहीं करेगा। बैंक को क्या फ़ायदा, जस्ट हम उसे बिल दे रहे हैं, उसकी एंट्री पास करनी है, ठीक है, अभी पेमेंट नहीं आ रही, बिल दे रहे हैं उसे। तो यहाँ पे आप अपने जो बुक ऑफ अकाउंट में अकाउंट ओपन करेंगे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, एक अकाउंट आप बना देंगे। इसके बिल सेंट फॉर कलेक्शन, इसकी टाइप भी एसेट ही होगी। ये 6000 के साथ आप इसे डेबिट कर देंगे कि अब आपने इसके पैसे देने हैं, और बिल रिसीवेबल्स को आप क्रेडिट करेंगे क्योंकि बिल आपने बैंक को दे दिया, अब वो बिल आपके पास नहीं रहा। बिल रिसीवेबल को आप करेंगे क्रेडिट, ये आपने क्रेडिट कर दिया है, और यहाँ पे जो है उसकी नरेशन दे देंगे। यहाँ पे दे दें बिल सेंट टू बैंक फॉर, अच्छा इनकी टाइप आपने समझनी है। बिल सेंट फॉर कलेक्शंस कि अभी आपने कलेक्शन के लिए ये बिल बैंक को दे दिया ताकि आपको पता चले कि ये आपके पास नहीं रहा, लेकिन इसकी टाइप भी एसेट ही होगी। बिल रिसीवेबल की टाइप भी एसेट है, एक एसेट को आप डेबिट कर रहे हैं, दूसरे एसेट को आप क्रेडिट कर रहे हैं, तो एसेट आपका इक्वल ही है, बैलेंस शीट आपकी इक्वल ही रहेगी, इससे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक एसेट को आपने बढ़ा दिया है, दूसरे एसेट को आपने कम कर दिया है। सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, आपने इसको समझना है कि बैलेंस शीट का फार्मूला क्या है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, या उसे शेयर होल्डर इक्विटी या ओनर्स इक्विटी भी कहा जाता है। कैपिटल आ जाए, शेयर होल्डर इक्विटी आ जाए या ओनर्स इक्विटी लिखा हो तो इट्स मीन्स कैपिटल ही, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। तो ये देखें यहाँ पे एक एसेट को हमने बढ़ा दिया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, इसकी कैटेगरी जो इसकी टाइप एसेट है, करंट एसेट, ठीक है। इससे पता चलेगा कि बिल हमने बैंक को दे दिया कलेक्शन के लिए, और बिल रिसीवेबल्स 6000 के साथ आपने बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया कि बिल हमारे पास नहीं रहा, नरेशन आपने दे दी, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब जब आप के बैंक में ये पेमेंट आ जाती है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। अगर बैंक आपके पास पेमेंट आती है, ठीक है, तो अगर तो फुल पेमेंट आती है, बैंक नॉर्मली फुल नहीं करेगा आपको, बैंक ने ज़ाहिरी बात है अगर बैंक को आप दे रहे हैं, हाँ अगर वो बैंक ने आपको वक्त से पहले पैसे दिए हैं तब तो बैंक अपने चार्जेस लेगा। अगर आप बैंक ने वक्त से पहले पैसे नहीं दिए कि बिल मैच्योर हो गया, उसने जाके वहाँ से लिए, फिर ज़ाहिरी बात है वो फुल पेमेंट होगी तो बैंक भी आपको फुल कर देगा। फिर ये होगा कि यहाँ पे आप अपने बैंक को डेबिट कर देंगे और बिल जो है बैंक को अपने डेबिट कर देंगे, और बिल सेंट फॉर कलेक्शन इसको आप क्रेडिट कर देंगे कि अब वो सेंट फॉर कलेक्शन में जो था वो अब कलेक्ट हो चुका है, तो इसको आप 6000 को क्रेडिट कर देंगे और अपने बैंक अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे उस सूरत में जब पेमेंट आ जाए। लेकिन वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन यहीं तक है कि बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन के लिए उसकी यही एंट्री होनी है डी में कि बिल सेंट फॉर कलेक्शन 6000 को आपने डेबिट किया है, बिल रिसीवेबल अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है। अब वो यहाँ पे नेक्स्ट वो बात कर ही नहीं रहा कि पेमेंट आ गई अब उसकी एंट्री डालें, तो लिहाजा आप उन्हें उसकी एंट्री नहीं डालनी, आपने यही एंट्रीज़ करनी है। पहले ये फर्स्ट जो है 2 एंट्रीज़ कर लेनी है। एक तो आपने सेल की एंट्री डाली है जो क्वेश्चन में आ रही है, ये फर्स्ट वाली कि बी एंड कंपनी सेल्स गुड्स टू पी फॉर ₹6000, ये एंट्री आपने कर ली कि पी को आपने डेबिट कर दिया कि ये आपका डेटर है, रिसीवेबल है। रिसीवेबल जब इंक्रीज़ होता है या उधार पे आप सेल करते हैं तो ज़ाहिर बात है आपने उससे पेमेंट लेनी है, तो जिससे पेमेंट लेनी होती है उसके अकाउंट को आप डेबिट करते हैं, जिसको देनी होती है उसको क्रेडिट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने पी को डेबिट कर दिया और सेल्स आपने की है, तो सेल्स करते हैं जब भी, तो क्या होता है कि आपकी जो इन्वेंट्री होती है वो कम होती है, ठीक है, तो जो स्टॉक है वो कम हो जाता है, तो आप उस स्टॉक को कम करते हैं तो उसका जो अकाउंट होता है वो सेल्स का हिट होता है, ठीक है, तो वो आपका कम हो जाता है। इसी के अगेंस्ट जब परचेज़ करते हैं तो परचेज़ को डेबिट करते हैं तो स्टॉक आपका बढ़ जाता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना है, सेल और परचेज़ ये एक दूसरे का उल्ट ही हैं। जब परचेज़ करते हैं तो जो इन्वेंट्री जो स्टॉक होता है वो आपका बढ़ जाता है, उसे आप डेबिट करते हैं, और जब सेल करते हैं तो स्टॉक आपका उतना कम हो जाता है,
तो आप वो सेल अकाउंट आपका हिट होता है, तो सेल क्रेडिट ही होती है। क्रेडिट इसलिए ही होती है कि आपका वो स्टॉक लेस हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। ठीक हो गया, ये होगी रेड वाली जो एंट्री है। ये मैं दोबारा बता दूं कि ये बिल उसने ड्रॉ किया है बी एंड कंपनी ने, पी के नाम, पी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और बी को वापस कर दिया। अब उसकी एंट्री डाल दी हमने कि बिल रिसीवेबल अकाउंट कर दिया है और पी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 6000 के साथ। नरेशन दे दी बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाई पी ने एक्सेप्ट कर लिया। ओके हो गया। नेक्स्ट जो कह रहा है बी एंड कंपनी के अकाउंट में एंट्रीज करनी है, तो ए वाली एंट्री है कि उसने रिटेन किया बिल 4 महीने के लिए, 4 महीने बाद पेमेंट मिल गई, कैश को डेबिट कर दिया, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि बिल रिसीवेबल ही था पेंडिंग। ठीक है ना, बिल के अगेंस्ट पेमेंट आई है ना, यहाँ पे बात ही बिल की हो रही है, तो बिल को ही छेड़ना है। फिर आपने कैश बढ़ा रहे हैं आपने, तो बिल रिसीवेबल उसके अगेंस्ट पेमेंट आ गया, तो बिल रिसीवेबल अब नहीं रहा, तो बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। बी में डिस्काउंट है बैंक से। ठीक है, बैंक आपको पेमेंट कर रहा है, तो आपका बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, लेकिन साथ में आप डिस्काउंट दे रहे हैं, बैंक आपसे डिस्काउंट दे रहा है 120 रुपये का, तो ये आपके लिए एक्सपेंस है, ये आपने डेबिट कर दिया। और बिल रिसीवेबल जो था वो बिल रिसीवेबल नहीं रहा, बिल रिसीव हो चुका है, तो आपने उसे क्रेडिट कर दिया 6000 के साथ। बी वाला भी होगा। सी को आपने किया है कि अब आपने एम एंड कंपनी को वो बिल दे दिया है। ठीक है, एम एंड कंपनी को जब बिल देंगे तो उसकी एंट्री आपने कैसे डालनी है, वो यहाँ पे आपने एंट्री कर दी है कि एम एंड कंपनी को डेबिट करके बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे नरेशन दे दी। इसी तरह डी में कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक की है, तो जस्ट आपने बिल सेंड फॉर कलेक्शन, इसकी टाइप भी जो है ये रिसीवेबल करंट एसेट ही है। ठीक है, और बिल रिसीवेबल को आपने क्रेडिट कर दिया है। इसका मतलब है आपने ये जो है अकाउंट डेबिट बताएगा आपको, डेबिट बैलेंस, कि आपने पैसे किससे लेने हैं, अब बैंक से, कि आपने बिल बैंक को दिया हुआ है, तो बैंक से आपने कंफर्म करना है कि भाई मेच्योरिटी डेट पे कि मेरे पैसे आ गए हैं कि नहीं। आपने अपना बैलेंस चेक कर लेना है, नहीं आए तो आपने बैंक से डिस्कस कर लेना है। तो ये जो है यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने किया हुआ कि बिल ऑफ एक्सचेंज बना ली है यहाँ पे, वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको शो कर दूँ कि यहाँ पे देखें कि क्या किया इसने। 6000 का बिल बनाया है। ठीक है, प्लेस सिटी लिख देंगे आप, जिस जगह से, जिस शहर से आप बना रहे हैं। डेट आप डाल देंगे, डेट वहाँ पे नहीं दी गई, मैंने डेट लिख के वहाँ पे फॉर्मेट दे दिया। आप डेट जो दी गई हो, जिस डेट को आप बिल ड्रॉ कर रहे हो, बिल लिख रहे हो, वो डेट आपने डाल देनी है, या जिस डेट में ट्रांजैक्शन हो रही हो, जिस डेट में आप सेल कर रहे हो। यहाँ पे आप लिख देंगे जी 4 मंथ्स, कि जितनी देर का बिल है, कि इस डेट के, ये जो डेट हम लिखेंगे ना ट्रांजैक्शन डेट, इस डेट के कितनी देर बाद ये बिल मेच्योर होगा कि इस बिल की पेमेंट होगी। इस डेट के लिखा है यहाँ पे 4 मंथ्स आफ्टर डेट, आफ्टर डेट इस डेट की बात हो रही है। 4 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू बी एंड कंपनी, कि बी एंड कंपनी को पेमेंट करेगा, और हिज ऑर्डर, या वो जिसका कह दे। ठीक है, जिसको इस बिल का ओनर बना दे, जिसको ये बिल सेल कर दे। ठीक है, बात को आपने समझना है कि 4 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू बी एंड कंपनी और हिज ऑर्डर द सम ऑफ ₹6000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। फॉर द वैल्यू रिसीव्ड मीन्स कि जो बायर है उसने जितनी अमाउंट की प्रोडक्ट रिसीव की है वो यहाँ पे लिख भी दी है। ओके हो गया। साइंड, यहाँ पे साइन कर देगा बी एंड कंपनी, हमने एड्रेस वगैरह लिख देगा। ठीक है, यहाँ पे उसने साइन कर दिए। यहाँ पे क्या करेगा, पी को बेचा था तो पी ने एक्सेप्ट कर लिया बिल, तो पी यहाँ पे अपने साइन कर देगा, तो बिल यहाँ पे एक रेवेन्यू स्टैंप लग जाएगी जो पोस्ट ऑफिस से मिलती है, तो यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा, नंबर 1। इसके बाद क्या करता है कि ये बिल जो है बैंक को दे देता है। ठीक है, बैंक को अगर ये बिल दे रहा है तो यहाँ पे अपने साइन कर देगा, डेट डाल देगा, इंडोर्सी लिखेगा, किसको कर रहा है, बैंक को कर रहा है, बैंक का एड्रेस वगैरह हो गया। ठीक है, 6000 के साथ उसने बैंक को कर दिया है। बैंक उसके साथ जो ट्रीटमेंट कर रहा है, जो डिस्काउंट कर रहा है, उसने बैंक को तो पूरे ही देने हैं ना। बैंक जो है अपने पैसे 6000 पूरे ही लेगा जाके पी से। ठीक है, इसलिए जब वो इंडोर्सी किसी को बनाएगा तो बिल ऑफ एक्सचेंज जितनी अमाउंट का था उतनी अमाउंट का ही रहेगा, ये अमाउंट कम नहीं होगी। लेकिन अगर बी एंड कंपनी किसी को भी ये बिल सेल करता है और कहता है कि मुझे वक्त से पहले पैसे दे दो, ड्यू डेट से पहले पैसे दे दो, तो वो ज़ाहिरी बात है अपना कमीशन रखता है बैंक। ठीक हो गया।
तो वो बैंक के पैसे हैं जितने उसे बच जाएंगे। वो बैंक कह रहा है कि मैं आपको 5,880 दूंगा, 120 रुपये ये बैंक की इनकम बन जाएगी, ठीक है। आपने उसे बिल 6,000 का ही देना है। तो ये सेम बिल आप यहाँ पे उसे इंडोर्जी बना देंगे। इंडोर्जी कौन बनाएगा? बी एन कंपनी की बात हो रही है। बी एन कंपनी की जो साइन है ऑनर के, जो बैंक में जो सिग्नेटरी है जिसके साइन है, वो ही यहाँ पे अपने साइन करेगा और यहाँ पे भी वो अपने साइन कर देगा, जिससे पता चलेगा कि एक ही बंदे के साइन आ रहे हैं और ये बंदे ने अब इसको ऑनर बना दिया बैंक को। अब बैंक उसके पेमेंट लेगा जब वो डिस्काउंटेड बिल की बात हो रही है। दूसरा जो है, एक है बिल, ये सी को दे देता है एम एंड कंपनी, एम एंड कंपनी को दे देता है, बी एंड कंपनी जो है उसको दे देती है, ठीक है। तो उसको जब देगी तो क्या होगा? सेम बिल ऑफ एक्सचेंज में एक और ये नीचे हम लिख देते हैं, थोड़ी सी मुझे चेंजिंग करनी पड़ेगी। दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज इस तरह का बन जाएगा जिसमें सेम अमाउंट वो इशू करेगा, सेम करेगा। यहाँ पे बैंक की जगह पे क्या आ जाएगा? सी एंड कंपनी कौन सी है? एम एंड कंपनी, ठीक है, एम एंड कंपनी। तो इसका नाम आ जाएगा सेकंड जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, यहाँ पे बैंक की जगह पे एम एंड कंपनी, ठीक है। यहाँ पे उसने एम एंड कंपनी को इंडोर्जी बना दिया बी एंड कंपनी ने। बी एंड कंपनी ने पहले बिल पी को दिया, पी ने एक्सेप्ट कर लिया, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन गया। इसके बाद ये क्या कर रहा है? एम एंड कंपनी को बिल दे देता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, आप ये बिल ले लो। ये उसका अकाउंट सेटल कर देता है, जो हमने ऊपर एंट्री भी कर चुके हैं कि उसी सेम डेट में बिल देता है तो एंट्री पास होती है, ठीक है ना। ये बिल ऑफ एक्सचेंज उसे दे देता है कि भाई ये बिल के मालिक के बाप में, यहाँ पे ये उसे साइन कर देता है कि ये भाई मैंने साइन कर दी है, ठीक है। आपका नाम शाम लिख दिया, इंडोर्जी बना दिया, आपको एड्रेस लिख दिया यहाँ पे, जिससे पता चल जाएगा कि यही कंपनी है एम एंड कंपनी। अब ये ओनर है। ये जब जाके उसे प्रेजेंट करेगा 4 महीने बाद पी को, तो पी इसकी पेमेंट कर देगा, ठीक हो गया। ये इस तरह से 2 बिल ऑफ एक्सचेंज का जिक्र आया था इसमें, जिसे हमने कर लिया है। जो लास्ट वाला था वो, जो इसमें मैंने फॉर्मेट बना दी, लास्ट वाला जो था वो सिर्फ वो जो बिल है 6,000 वाला, ये बैंक को फॉर कलेक्शन के लिए भेजा आगे, उसने बात ही नहीं की। तो 2 बिल ऑफ एक्सचेंज की बात हुई थी, वो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी है। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है बिल ऑफ एक्सचेंज के कैसे बनता है, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आपकी कि क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, किस तरह से हम बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं और ये वर्किंग कैसे करता है। इसका कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँ, थोड़ा सा डिफरेंट कर दूँ इसे, ये ठीक है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज इस तरह से होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएंगे आप, और पहले एक्सेप्ट करता है तो ये उसकी एंट्री हो जाती है, उसमें ये चीज़ नहीं होती, ये वाला हिस्सा नहीं होगा, जस्ट ये बिल होगा। यहाँ पे दोनों के साइन हो जाएंगे। तो बिल रिसीवेबल टू पी, पी जैसे एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे देखें नरेशन दे दी है, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय पी, ठीक हो गया। तो उससे ये वाली एंट्री पास होगी। इसके बाद जैसे ये बिल जो है रिसीव कर लेता है पेमेंट इसकी, ठीक है, 6,000, तो क्या करता है, यहाँ पे देखें, वो कह रहा है कि उसने पेमेंट रिसीव कर लिया ड्यू डेट को, ठीक है। ड्यू डेट को उसने पी को ये बिल दे दिया, ठीक है। अभी पी की बात हुई थी ना, पी को डायरेक्ट उसने किसी को इंडोर्स नहीं करता। अगर वो यहाँ पे इंडोर्स नहीं कर रहा, पार्ट 1 पे किसी को इंडोर्स ही नहीं बना रहा, उसमें क्या कर रहा है, खुद जाके पैसे ले लेता कि कैश डेबिट जो हो जाता, उसका कैश ले लिया, वो बिल रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया, ठीक है। जब बैंक को देता है, यहाँ पे बैंक को इंडोर्जी बनाता है, तब ये एंट्री डाल देता है। ये इंडोर्जी बनाने के बाद ये एंट्री डालता है, ठीक है। बैंक का अकाउंट इसका, बैंक उसका अकाउंट डेबिट कर देगा। डिस्काउंट अकाउंट जो इसने डिस्काउंट दिया बैंक को 120 रुपये, वो कर देगा और बैंक रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा। और जब वो एम एंड कंपनी का नाम बनाएगा, ठीक है, ये वाला बिल जब एम एंड कंपनी को इंडोर्जी कर देगा, इंडोर्स बना देगा ये, ठीक है, तब क्या होगा, तब ये एंट्री डलती है, एम एंड कंपनी को डेबिट कर देगा, ठीक है। और बिल रिसीवेबल अब इसने एम एंड कंपनी को दे दिया, अब इसके पास नहीं रहा तो उसको क्रेडिट कर देगा। लास्ट बिल
आपने कर ही लिया था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन एंड बिल रिसीवेबल, नरेशन दे दिया आपने, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो ये इस तरह से जी ये सारी ट्रांजैक्शन हमने कर दी हैं। साथ साथ मैं इसलिए हाईलाइट भी करता जाता हूँ चीज़ों को, और साथ साथ मज़ीद आपको ये बिल बना के भी दिखा रहा हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर मैं समझा सकूँ और आप अच्छे तरीके से समझ सकें। लेकिन फ़ायदा आपको तभी होगा कि जब आप अपने हाथों से इसको हल करेंगे। ठीक है, आप ख़ुद इसे सॉल्व करें, और जो है ये वीडियो जो है इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो इसमें, किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट करें, मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल भी कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह मज़ीद एलेबोरेट कर दूंगा। वीडियो को देखते रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।